उसमें सर दो अभी हमने जाइरोस आपने पढ़ाना है मेम्स वाले कोर्स में हमें आगे, तो हाँ यार उसमें भी वो हम भी पढ़ाना है कंपेयर बिल्कुल। कर लेंगे कि हमने इसमें काम करना ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। वैसे जो मैंने अभी तक मेम्स में देखा है ना, वो जो रीसेंट हुई हुई है वो हाई रेजोल्यूशन जो मेम्स है एक्सेलरोमीटर उसमें हुई हुई है, रीसेंट जो भी हुई हुई है कनाडा वाली साइड पे। और अच्छा उसके बाद फिर जो ज़्यादा हुआ है वो मल्टी स्टेज मेम्स एक्सेलरोमीटर फॉर मिक्स जी लेवल ऑपरेशन। अच्छा, ये क्या चीज़ है? सर ये सर आई ट्रिपल ई की जो वेबसाइट है वहां से डाउनलोडिंग तो पीडीएफ में नहीं हो रही। अच्छा मैं नहीं आपको इसका लिंक भेजता हूँ। ये पेपर एक है हाई रेजोल्यूशन डिफरेंशियल मोड लोकलाइज्ड मेम एक्सेलरोमीटर, एक ये है, और एक जो दूसरा जो मैंने पढ़ा है ये मल्टी लेवल मेम्स एक्सेलरोमीटर फॉर मिक्स्ड जी लेवल ऑपरेशन। अच्छा, नहीं ये जो मोड लॉकिंग वाला ये जो है ना, क्या नाम है, मोड लॉकिंग वाला, इस पे तो यस सर। शहरोज काम कर रहा है मेरा ख्याल है। उसका ठीक है सर। मोड लोकलाइजेशन और मोड लोकलाइजेशन ही कहा है ना तुमने? नहीं सर, मल्टी स्टेज है। नहीं, मल्टी स्टेज फॉर पहला मिक्स्ड पहला जो लेवल था, जी पहला ऑपरेशन। फर्स्ट वन। वो है हाई रेजोल्यूशन डिफरेंशियल मोड लोकलाइज्ड मेम्स एक्सेलरोमीटर। हाँ वही ना, वो मोड लोकलाइजेशन पे है ना। यस सर। तो मोड लोकलाइजेशन यस पे तो सर। यस सर। शहरोज काम कर रहा है काफी ज्यादा, उसने काफी अच्छा काम किया उसने ना। तो मोड लोकलाइजेशन में तो वो भी ठीक है। फर्दर हेल्प कर सकता है तुम्हें, कि आप उससे डिस्कस कर लो, देख लो। ठीक है उसके सर। पास काफी, अगर यस सर। मोड लोकलाइजेशन के ही उस पे जाना है और उस पे ही कोई डिजाइन में इनोवेशन लेके आनी है, ठीक है, तो उसमें तो शहरोज ने सर वो काफी। फर्दर लेक्चर्स में जरा थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हाँ नहीं, बोर्ड लोकलाइजेशन वाला अच्छा एरिया है, अच्छा एरिया है एक्सेलरोमीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप उसमें काफ़ी एक्टिव काम कर सकते हो बोर्ड लोकलाइजेशन के अंदर। लेकिन ये है कि थोड़ा वैसे तो खैर शहरोज ने डील कर ही लिया है मैकाट्रॉनिक्स में का होते हुए, ठीक है। तो इसमें तो जो चीज़ बेहतर आपको आनी चाहिए, दैट शुड बी अ मैकेनिक्स, जो है ना बेसिकली आपकी अच्छी होनी चाहिए। तब आप वो मैकेनिक्स का अंदाजा तो तुम लोगों को हो रहा होगा मैथ्स के कोर्स के अंदर भी जो पढ़ रहे हो, यस सर। तो वहां पे भी तुम मैकेनिक्स का अंदाजा तो हो रहा होगा। मैकेनिक्स ओवरऑल डिजाइन के अंदर आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी जो है ना चीजें बेहतर तरीके से आगे चलती हैं। अच्छा, तो एक तो तुमने एक्सेलरोमीटर को देखा, इसके अलावा भी कुछ सोचा है? नहीं सर, बाकी जायरोज अभी पढ़ेंगे तो उस पे सोच सकते हैं आगे कि काम कर सकते हैं उस पे। अच्छा, इसके अलावा एनर्जी हार्वेस्टर या ग्रेपर या इस तरह की कोई चीजें देखी? नहीं सर, मैंने एनर्जी हार्वेस्टर्स भी देखे हैं लेकिन उस पर इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ था। अच्छा, तो प्राइमरीली तुम लोग जो हो, तो तुम्हारा जो फोकस है वो दैट इज मोर टुवर्ड्स दी एक्सेलरोज, और बाय द एंड ऑफ एक्सेलरोड। द डे भी जायरोज एज वेल, जिसमें यस सर। यस सर। जिसमें आप जा सकते हो। ठीक है, जो असाइनमेंट बनाई थी उसका क्या स्टेटस था, क्या क्या कुछ देखा उसमें, क्या ग्रुप्स मिले? सर उसमें तो ओवरऑल जो चेक करना था वो देखा था। वो आपको मैंने व्हाट्सएप पे या भेजी थी, मैं व्हाट्सएप पे देखता मुझे हूँ एक भेज दी मिनट। थी तुम लोगों ने, लेकिन व्हाट्सएप पे वो मैं उसको सारी बात गो थ्रू तो नहीं कर सका। अच्छा तो मैं उसको बेहतर तो ये है कि उसको ईमेल भी मुझे कर दो ना, ताकि मैं जो है वो उसको सर ईमेल कर देते हैं। सिस्टम के ऊपर खोल के देख लूँ और फिर उसके अकॉर्डिंगली प्लान करूँ कि सर क्या उसमें करना जो है। यूरोप में वो ज़्यादा काम हुआ है वो मेम्स मैग्नेटोमीटर्स मिक्स सिग्नल कंट्रोल सिस्टम फॉर लॉरेंस फोर्स, 2019 में ये स्पेन में पब्लिश हुआ था। अच्छा, सर। और लॉरेंस उसके फोर्स को। बाद यूरोप में और फिर इटली, इटली में है। इटली का कोई ग्रुप है, ये मेम्स माइक्रो ग्रिपर प्रोटोटाइप ये बनाते हैं। इन्होंने इस पे काम किया है ये 20, ये जून जून से अगस्त तक। अच्छा, तो और फिर उन्होंने क्या यूके में माइक्रो है उन्होंने रेजोनेंट। क्या स्पेसिफिक माइक्रो ग्रिपर बनाया है? स्पेसिफिक है, बायोमेडिकल एप्लीकेशन है इनकी। अच्छा, और क्या पढ़ा है, देखा है पेपर? नहीं सर, डाउनलोड नहीं हुआ, ये सिर्फ इसका वो एब्स्ट्रैक्ट मिला था। अच्छा, हेलो। जी अहमद। सर।
क्या हाल चाल है अहमद, खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र सर आप सुनाओ। आवाज कम आ रही है यार, तेरी मीठी मीठी आवाज आ रही है। अ, सर अब सही है? अब कुछ सही हुई आवाज है। कम आ रही है। सर वो थोड़ा नेट का इशू है, नेट का ही इशू नेट का इशू है? अच्छा। है। यस सर। अच्छा, तो बताओ तुमने क्या किया अभी तक, उसमें टॉपिक टॉपिक फाइनल किया है? कोई रिसर्च का किस पे काम करना है? सर सर जैसे ये मुनीब ने बताया कि सर जो फोकस है ना मेन वो है माइक्रो सेलोमीटर्स की तरफ, लेकिन अभी जायरोस्कोप्स की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो वो हम यही सोच रहे थे कि सर जब आप लेक्चर देंगे तो उसके बाद जो है ना हम डिसाइड कर लेंगे। बाकी सर पेपर वगैरह पढ़े थे, लेकिन वो डाउनलोड नहीं हुए, तो सिर्फ उनका एब्स्ट्रैक्ट ही अवेलेबल था। तो तुम्हारा क्या बन रहा है एरिया, किस में इंटरेस्टेड हो? एक्सेलरो भी इंटरेस्टेड हो यस सर। या कोई और एरिया है? सर अभी फिलहाल के लिए सर कैपेसिटिव सेलोमीटर है। अभी गायरोस्कोप की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ठीक है, उसकी वो तो तरफ। खैर जायरोस्कोप तो अभी डिफरेंट है जरा, यस वो तो थोड़ा सा देखेंगे अभी उसको। लेकिन अभी तक एक्सेलरो के अलावा भी कुछ देखा है एरिया? सर पढ़ा था सर, इसका एनर्जी हार्वेस्टिंग का भी पढ़े थे पेपर्स, और ये आरएफआईडी का भी पढ़े थे सर, उनकी तरफ इतना इंटरेस्ट नहीं हुआ। अच्छा, तो कोई एनी स्पेसिफिक पेपर एक्सेलरोमीटर के ऊपर? अ, सर इतना खास नहीं, क्योंकि सर वो अवेलेबल नहीं था, पेपर पूरा नहीं पढ़ा गया, तो वो इतनी समझ नहीं लगी। हम्म, सर मैंने जो वैसे माइक्रो ग्रिपर और एनर्जी हार्वेस्टर में देखा है तो उसके इतने ज्यादा नहीं थे अवेलेबल एनर्जी हार्वेस्टर्स पे। यस तो सर। उसका जरा प्रिसाइज नहीं हो सकी रिसर्च एज कम्पेयर टू एक्सेलरोस। हाँ, उसका तो एनर्जी हार्वेस्टर मेम्स के अंदर थोड़े से लोगों ने कम काम किया है रिलेटिवली स्पीकिंग, यस और डिफरेंट यस मैकेनिज्म्स पे लोगों ने काफी काम किया है। फॉर एग्जांपल थर्मोइलेक्ट्रिक यस जनरेटर्स, सर। टीईजीज वगैरह, या मटेरियल बेस्ड एनर्जी हार्वेस्टर्स, उसमें तो लोगों ने काफी काम किया हुआ है। लेकिन जो मेम्स एनर्जी हार्वेस्टर्स है उनमें लोगों ने रिलेटिवली जरा कम काम किया हुआ है। यस सर बिल्कुल। और सर एक और रिसर्च थी यूके में 2019 में भी पब्लिश हुई थी, मेम्स एक्सेलेरोमीटर विद 56 नैनोग्राम बाइस स्टेबिलिटी एंड 98 नैनोग्राम फ्रीक्वेंसी, इसकी हाफ नॉइज फ्लोर। हम्म। ये भी थोड़ा सा था इंटरेस्टिंग, इस पे भी हो एक्चुअली जो सकता है। चीज देखने वाली होती है ना, यस सर। आपको बेसिकली एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम देखना पड़ता है, ठीक है? यस और सर। एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम देखने के बाद यू विल हैव टू सी कि हमें वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम किस तरह डील करना है। डील करने के दो तरीके होते हैं, या आप ठीक उसको है। डिजाइन के थ्रू, मैकेनिकल डिजाइन के थ्रू केटर फॉर करते हो, या आप यस उसको इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू देख रहे होते हो, ठीक है? ठीक है। तो जो मैकेनिकल पार्ट आ जाता है वो बेसिकली आपका डिजाइन का पार्ट आ जाता है, कि जी वो डिजाइन आपका जो है वो किस तरह जा रहा है और उसका क्या सिलसिला होगा, ठीक है? तो ठीक है सर। हमारा ज्यादातर फोकस जो होता है ना यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय ज्यादातर फोकस हमारा डिजाइन साइड से होता है, और डिजाइन में भी मैकेनिकल डिजाइन साइड से ज्यादा होता है कि आप कोई प्रॉब्लम पकड़ें और उस प्रॉब्लम को आप बेसिकली डील करें विद द मैकेनिकल डिजाइन। उस डिजाइन के अंदर आप इनोवेटिव इनोवेशन लेके आए, उस डिजाइन के अंदर आप इम्प्रूवमेंट लेके आए समहाउ। मैकेनिकल डिजाइन की बात होती है, बीम्स, फ्लेक्सचर्स, मैसेज, ठीक है? इनके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, सिंगल डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, ठीक है? तो इन सारे की सारी चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए, या अपने इंजीनियरिंग नॉलेज को, मैकेनिकल की जो इंजीनियरिंग नॉलेज है, मैकेनिक्स का जो इंजीनियरिंग नॉलेज है, उसको आप यूटिलाइज करते हुए किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर को कैटर फॉर करें, ठीक है? जिस वक्त आप ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके डिजाइन के अंदर नोवेलिटी आ जाती है, ठीक है? और वो ही नोवेलिटी हमें चाहिए होती है, और वो नोवेलिटी इसलिए आ रही होती है कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैटर फॉर कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं जायरोस की बात करूं तो बाई स्टेबिलिटी उसके अंदर एक इशू है, क्वाड्रेचर एरर उसके अंदर एक इशू है, इम्प्रूव्ड सेंसिटिविटी एक उसके अंदर इशू है, ठीक है? टेम्परेचर कॉम्पनसेशन उसके अंदर एक इशू है। दीज आर ऑल इश्यूज, ठीक है?
और आप इशू जिस वक्त देख रहे होते हो तो फिर आप उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन भी कोशिश करते हो प्रोवाइड करने की। तो जो ही आप सोल्यूशन पे आते हो तो ऑब्वियसली आपकी चीज़ें जो है वो नॉवेल और नॉवेलिटी की तरफ चलना शुरू हो जाती है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट ठीक कि आप बेसिकली जिस वक्त डिवाइस को फाइनलाइज करो तो डिवाइस के है सर। किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, क्योंकि हर पेपर के अंदर यू विल सी, जिस वक्त आप वो थॉरो उसको स्टडी करोगे तो यू विल सी कि जी उसने कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर काम किया, या तो उसने ओवरऑल डिजाइन के ऊपर काम किया होगा, ठीक है। यस सर। अब जिस वक्त उसने ओवरऑल डिजाइन के ऊपर काम किया होगा तो डेफिनेटली ही विल बी टेलिंग यू कि इस पर्टिकुलर डिजाइन के क्या फीचर्स हैं या क्या इसके पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैंने काम किया और उसकी वजह से क्या पर्टिकुलर चीज इंप्रूव हुई है डिजाइन के अंदर, ठीक है। और वही चीज ठीक है हमें सर। बेसिकली चाहिए होती है। तो हर पेपर के अंदर जो चीज देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि इसने डिफरेंट क्या किया है और किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किस तरह एड्रेस किया है, ठीक है। और ठीक है सर। उसके दो ही तरीके होते हैं, या वो मैकेनिकल डिजाइन के थ्रू कर रहा होता है और या वो उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के थ्रू और इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स हैं उनके थ्रू इसको कैटर फॉर कर रहा होता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द मेन पर्पस ऑफ ऑल दिस रिसर्च स्टडीज इज कि ठीक। आप किसी पर्टिकुलर डिवाइस के किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखो और फिर उसके लिए कोई अपना सोल्यूशन सजेस्ट करो। उसके लिए फिर डेफिनेटली आपको पहले उसके प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए कि आजकल दुनिया में जो एक्सेलरोस बन रहे हैं, जायरोस बन रहे हैं, एनर्जी हार्वेस्टर्स बन रहे हैं, ग्रिपर्स बन रहे हैं, इन तमाम के इश्यूज क्या हैं और फिर उस इश्यूज के लिहाज से उनका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। जब आप मुझे बताओगे कि जी ये चीज हमने इस तरह सजेस्ट की है और ये चीज होगी, तो देन आई विल गाइड यू, आई विल टेल यू कि ये चीज कल को बन भी सकती है कि नहीं बन सकती, क्योंकि बनाना फैब्रिकेट करना दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी दैट द डिजाइनिंग, ठीक है। तो हमें बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखना पड़ता है कि जो चीज़ स्टूडेंट डिज़ाइन कर रहा है क्या वो फिजिकली बन भी सकती है या उसमें फिजिकल डिज़ाइन फैब्रिकेशन के कंस्ट्रेंट्स हैं। अगर तो फैब्रिकेशन के कंस्ट्रेंट्स हैं तो फिर हम बताते हैं कि यार ये यहाँ पे इस तरह इस चीज़ को करोगे तो ये तुम्हारा मसला रिजॉल्व हो जाएगा, तो ये तुम्हारे कंस्ट्रेंट्स हैं, तुमने इन कंस्ट्रेंट से बाहर नहीं लेके जाना चीज़ को, ताकि फिर अकॉर्डिंगली आपका एक मैच्योर डिज़ाइन भी उसी लिहाज से बन सके, ठीक है ना। तो ये एक मेन वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारा उस वक्त होता है जिसको हम देख रहे होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल एनीवेज अभी मेरा ख्याल है कि आप लोग एक्सेलरो भी देखो, ठीक है, चीज़ों को। और अगर दोनों ही इंटरेस्टेड हो एक्सेलरो पे काम करने के लिए, ठीक है, तो फिर अकॉर्डिंगली यू कैन सी कि कौन से पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जिस पे मुदीब आप काम करोगे और कौन से पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जिस पे अहमद काम करेगा, ठीक है। और ठीक है सर। वो बस हमने वो मेजर अभी एक डायरेक्शन ली है एक्सेल रोज की, फिर हम उसको फर्दर की रिसर्च करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन करते हैं, फिर एक हम डीप डाउन रिसर्च पे मेथडोलॉजी के थ्रू एक चीज पे पहुंचेंगे डिवाइस में, फिर उसको हम फर्दर करेंगे कि हाँ इसमें ये एरर या इश्यूज हैं या प्रॉब्लम है तो हम उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, गुड हो गया। तो बस ये चीज़ें हैं। सर एक एक हाँ हाँ। इशू है फिर सर इस तरह इसके लिए सर वो पेपर्स रिक्वायर्ड होते हैं कि बंदा पेपर डाउनलोड कर सके। सर यहाँ पे पेपर नहीं डाउनलोड हो रहे, पूरे मिल नहीं रहे। यार अब इसका मसला है, पता नहीं अभी लाइब्रेरी की एक्सेस या यूनिवर्सिटी की एक्सेस हमें VPN के थ्रू सर वो मिलेगी। IEEE की वेबसाइट पे ना कोई इंस्टीट्यूशनल लॉगिन वो रिक्वायर करता है आपको PDF डाउनलोड करने के लिए, तो उसके लिए इंस्टीट्यूशनल लॉगिन कैसे पता चलेगा? वो वैसे आप जब यूनिवर्सिटी में बैठ के लॉगिन करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है, यानी कि यूनिवर्सिटी के सर्वर से वो पहले कनेक्टेड होता है। तो यूनिवर्सिटी में अगर बंदा है तो वो डाउनलोड कर सकता है वहाँ। नहीं, अब वो तो यूनिवर्सिटी के अंदर है ना, वो अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर आप नहीं है तो देन किस तरह करेंगे। ये ये सर उसका इशू। ये जो है ना लाइब्रेरियन हमारा, उसको ये क्वेश्चन किया जा सकता है। ये वर्चुअल वो होता है, वर्चुअल VPN उसको बोलते हैं, पता नहीं वर्चुअल प्रायोरिटी या नेटवर्क को इस तरह की चीज होती है ये, ठीक है। उस पे वो आपको यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी तक एक्सेस दे देते हैं और उस एक्सेस के थ्रू फिर आप आगे अकॉर्डिंगली उसको लेके चल पड़ते हैं। तो वो लाइब्रेरी के साथ वर्कआउट करने वाली चीज़ है कि लाइब्रेरी इसको किस तरह डील करती है कि घरों पे हमें, क्योंकि हम जिस वक्त बाहर थे
यूके में या कनाडा में, तो वहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सिटी की वीपीएन की एक्सेस होती थी। तो हम घरों में बैठ के उस वीपीएन पे जाते थे और वीपीएन को करने के बाद फिर हम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इन हो जाते थे। और वंस यू आर इन द लाइब्रेरी ऑफ यूनिवर्सिटी, तो फिर आगे जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को एक्सेस होती थी वो एक्सेस आपको भी आगे मिल जाया करती होती थी। तो सर वो लाइब्रेरियन को मेरे ख्याल ईमेल कर देते हैं शायद, हाँ, वो कोई लाइब्रेरी सोल्यूशन को था। ईमेल शूट करो कि जी कोई हमारे हमने कोई ऐसी मेथोडोलॉजी डिवाइस की है कि हम जो है वो घर बैठ के पेपर्स को यूनिवर्सिटी का लॉगिन इस्तेमाल करते हुए पेपर्स को डाउनलोड कर सकें और उसको अकॉर्डिंगली देख सकें, तो ही में भी ठीक है सर, इन ठीक है। पोजीशन के वो उसको बता सके। बहरहाल एनीवेज, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 4, हम जो रेगुलर हमारा चैप्टर था। ठीक है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप ये अपना टॉपिक जल्दी एज पॉसिबल जो है वो फाइनलाइज करें, ताकि फिर जो है कि हम इसको लेके चलें आगे अपने रिसर्च वाले पार्ट को भी या प्रोजेक्ट वाले पार्ट को इस पर। ठीक है जनाब। तो लास्ट टाइम व्हाट वी डिस्कस वाज द स्टैटिक बेंडिंग, और जो स्टैटिक जो मैकेनिक्स थी बीम्स की और प्लेट्स की और चैनल्स की, वो हमने डिस्कस की थी। दीज ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है जनाब। और यहाँ तक हमने समहाउ 4.4 तक हमने समहाउ कवर कर लिया था। ठीक है जनाब। आज हम बेसिकली देखेंगे मैकेनिकल वाइब्रेशन एनालिसिस। ठीक है, बेसिकली इंजीनियरिंग डिजाइन स्टार्ट ही आपका वाइब्रेशन से होता है। ठीक है, और लास्ट टाइम जिस तरह मैंने मैकेनिक्स को शुरू में डिफाइन किया था, एक पूरा लूप मैंने क्लोज किया था, जब मैंने स्टैटिक्स को डिफाइन किया, फिर मोब को डिफाइन किया, फिर मशीन डिजाइन को डिफाइन किया, फिर मैंने उसके बाद आके डिफाइन किया मैकेनिकल वाइब्रेशन को। तो जो बेसिकली आपकी डिफॉर्मेशन होती है, जो मैकेनिक्स में हम जिसको डील कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको मैकेनिकल वाइब्रेशन दे रही होती है। ठीक है, और मैकेनिकल वाइब्रेशन के थ्रू आप इनिशियल डिफॉर्मेशन, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट्स निकालते हो। वो इनिशियल डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है आगे प्लग इन होती है मॉब में आके। मॉब वहां से स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स को कैलकुलेट करती है, और फिर आगे आती है मशीन डिजाइन के अंदर, जहां पे आप डिफरेंट फेलियर क्राइटेरिया को लगा के आगे डील कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो डिफरेंट जो हमारे डिजाइन हैं मेम्स के, चाहे वो एक्सेलरोमीटर्स हैं, चाहे वो जायरोस्कोप्स हैं, चाहे वो एनर्जी हार्वेस्टर हैं, चाहे वो ग्रिपर्स हैं, ठीक है, दीज आर ऑल वेरी कॉमन मेम्स डिवाइसेस जो कि अल्टीमेटली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, हमने लास्ट टाइम जो 4 लेक्चर्स पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुएशन भी देखी, हमने इलेक्ट्रोथर्मल एक्चुएशंस भी देखी। ठीक है, जिसमें आप वोल्टेजेस अप्लाई करते थे और जाउल हीटिंग होती थी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आती थी। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मूविंग फिगर्स को या मूविंग प्लेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी और वो मूव करते थे। ठीक है, तो ये सारे के सारी जो चीजें हैं, दोज आर ऑल बेसिकली मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और ऑब्वियसली जिस वक्त मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो मूवमेंट जो होती है वो वाइब्रेशन के थ्रू ही यू विल गेटिंग द मूवमेंट थ्रू द वाइब्रेशंस होती है। तो जिस वक्त वाइब्रेशंस की बात आती है तो वाइब्रेशंस डेफिनेटली आपका फिर पूरा एक सब्जेक्ट आता है जो कि मैकेनिकल वाइब्रेशन एनालिसिस के नाम से आपके पास आ रहा होता है। ठीक है जी। तो एक्सेलरोमीटर इज वन ऑफ द मेजर कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ द मैकेनिकल वाइब्रेशंस। ठीक है, जो कि MEMS एक्सेलरोमीटर्स हैं and are used as a sensor in automobile airbag deployment systems। ठीक है, हम बेसिकली जो की पैरामीटर्स है मैकेनिकल वाइब्रेशंस के वो बेसिकली इस पार्ट में देखेंगे। ये बड़ी हैवी ड्यूटी किस्म की एक स्लाइड है। ठीक है, आई विल नॉट गो इन वेरी मच डिटेल ऑफ दिस बिफोर। तो मैं इसको बेसिकली आपको लेके जाना चाहूंगा अपने मैकेनिकल। आपने तुमने मेरे से मैकेनिकल वाइब्रेशन पढ़ी है? नो सर। तुमने किससे मैकेनिकल वाइब्रेशन पढ़ी थी? याद है कुछ? नहीं सर। याद ही नहीं है कि मैकेनिकल मशीन वाइब्रेशन। डिजाइन पढ़ी थी आपसे, मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन मेरे से पढ़ी थी, तो मैकेनिकल वाइब्रेशन भी है तो मेरे से ही पढ़नी चाहिए फिर। सर नहीं, वो नहीं सर सर, अब्दुल्ला अब्दुल्ला से ने देखी पढ़ा ने था। पढ़ाई थी। अच्छा, वो सेक्शन डिफरेंट होगा फिर तुम लोगों का, ये भी सेक्शन शायद। डिफरेंट हो। ये बेसिकली वो स्लाइड्स है जो कि मैं दिखाता हूँ मैकेनिकल वाइब्रेशन में, तो हम क्विकली गो थ्रू करेंगे। ठीक है, ये वही चैप्टर्स हैं जो ऑलरेडी आपने देखे हुए हैं। ठीक है,
एस राव के चैप्टर्स हैं। एस राव की जो बुक आपने पढ़ी होगी व्हाइल यू आर अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, मैकेनिकल वाइब्रेशन में, ठीक है, उसी का ये चैप्टर 1, 2 और 3 बेसिकली 3 चैप्टर्स हैं जिनके अंदर ये कंप्लीट थ्योरी जो है ना वो डिफाइन हो जाती है आपकी मैकेनिकल वाइब्रेशन से रिगार्डिंग। ऑब्वियसली इससे आगे भी चीजें हैं, लेकिन जो हमने मेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या मैकेनिकल डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेम्स में पढ़ना है, माइक्रो सिस्टम टेक्नोलॉजी में पढ़ना है, वो यहाँ पे 3 चैप्टर्स के अंदर जनरली कवर अप हो जाता है आपके पास। तो ये वही एस राव की बुक है मैकेनिकल वाइब्रेशन की, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली ये चीज देखेंगे। अच्छा, ये बेसिकली इनिशियल स्लाइड्स हैं, इसमें तो जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ वाइब्रेशन, होती क्या है बेसिकली वाइब्रेशन? बेसिकली वाइब्रेशन जो है दैट इज द ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना, ऑसिलेशंस। और ऑसिलेशंस क्या होती है? एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द ऑसिलेशंस, ठीक है। तो जिस वक्त भी कोई सिस्टम मूव करता है, ठीक है, मूविंग बॉडी होती है, उसके अंदर 3 एलिमेंट जनरली कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। एक है जो बेसिकली एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी हमारे पास 2 किस्म की होती है, एक हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एक को कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी सिस्टम को जो कि मैकेनिकल सिस्टम है उसको हम 2 मेजर कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दोज आर बेसिकली एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स एंड एनर्जी डेसिपेटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स इस वक्त मैं कहूंगा कि वो एलिमेंट जो कि पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर सके, और एनर्जी डेसिपेटिंग एलिमेंट्स वो जो कि एनर्जी को डेसिपेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है जी। तो जिस वक्त हम एक मैकेनिकल सिस्टम, किसी भी मैकेनिकल सिस्टम की बात करते हैं, तो जिस तरह आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को आरएलसी सर्किट के प्लेटफॉर्म से डिफाइन कर सकते हो, उसी तरह आप किसी भी मैकेनिकल सिस्टम्स को स्प्रिंग मास और डेपर के फॉर्मेट में डिफाइन करते हो। आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है। जो स्प्रिंग एलिमेंट है दैट इज अ बॉडी व्हिच डिफॉर्म्स इटसेल्फ, ठीक है। और डिफॉर्मेशन कहां से आ रही होती है? डिफॉर्मेशन आ रही होती है बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि सिस्टम के ऊपर लग रही होती है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर केस में जो कि वाइब्रेशन का केस है, उसमें बेसिकली आपके पास वो पर्टिकुलर बॉडी जो वो पर्टिकुलर चीज होती है, दो दो दैट इज द एक्सेलरोमीटर, सॉरी एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए यू यूज एक्सेलरोमीटर, ठीक है। अच्छा, जिस वक्त कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है और उस बॉडी के अंदर कोई ऐसी बॉडी लगी हुई होती है जो कि डिफॉर्म हो सके, जिसको हम स्प्रिंग बोल रहे होते हैं, तो उसकी वो बेसिकली डिफॉर्म होती है। वो या कंप्रेस होता है या वो स्ट्रेच होता है। दोनों फॉर्मेट में, चाहे सिस्टम कंप्रेस हो रहा हो चाहे सिस्टम स्ट्रेच हो रहा हो, दोनों फॉर्मेट में जो जो एलिमेंट स्ट्रेच और कंप्रेस हो रहा होता है उसको हम स्प्रिंग कहते हैं, और वो पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग के साथ हमने एक मैस को लगाया हुआ होता है। मैस बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है, ठीक है, जो कि एक इनर्शियल एलिमेंट भी उसको बोला जाता है, ठीक है। ये टर्म आप बेसिकली पढ़ोगे जिस वक्त आप ये डिफरेंट डिजाइन देख रहे होगे, ठीक है, तो आप उसमें बेसिकली मैस को भी देख रहे होगे, उसमें आप स्प्रिंग्स को भी देख रहे हो, ठीक है। तो मैस ऑलवेज, मैस होता क्या है? मैस बेसिकली एक एलिमेंट होता है जो कि काइनेटिक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है। और मैस ओरिजिनली क्या होता है? मैस इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ द मैटर, मादा का एक बेसिकली होता है, ठीक है। और उसकी एक रेजिस्टेंस होती है टू द मोशन, जिसको हम इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। इनर्शिया बेसिकली क्या होता है? इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू द मोशन। इफ बॉडी इज मूविंग इट विल बी कीप ऑन मूविंग एंड इट विल स्टॉप, इट लाइक्स टू स्टॉप, ठीक है। दैट इज द इनर्शिया। अगर और वो किसी भी किस्म की चेंज अपने अंदर हमेशा रेजिस्ट करती है, ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इनर्शिया, इनर्शियल एलिमेंट। और इनर्शियल एलिमेंट किसी एक बॉडी के अंदर हमेशा उसका मैस होता है, और वो मैस जो है वो काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। और काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि मोशन की वजह से हो रही होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वो बेसिकली कहता है कि जी आपके पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम में ये आपके पास एक 2 पोजीशन आ रही है यहाँ पे, जो कि आपके पास तो ये बेसिकली आपकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। मैं इसको पकड़ता हूँ और इसको पकड़ के मैं इस पोजीशन पे ले जाता हूँ,
अब नाउ चेंज इन पोजीशन की वजह से क्या एनर्जी स्टोर होती है? चेंज इन पोजीशन की वजह से हमेशा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। वो पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता है कि बेसिकली स्प्रिंग के अंदर होती है स्टोर, ठीक है। जब मैं यहां से छोड़ूंगा तो इट विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और जो ही मैं इसको छोड़ूंगा तो इट विल मूव टुवर्ड दिस डायरेक्शन। वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। जिस वक्त ये यहाँ पे पहुंचेगा, सेंट्रलाइज सेंटर पोजीशन 2 में पहुंचेगा, तो इट वुड हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये मूवमेंट में है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब जिस वक्त यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, इट विल गो टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन जो कि 3 पोजीशन, और जिस वक्त ये 3 पोजीशन पे पहुंचेगा तो तमाम की तमाम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो चुकी होगी, और 3 पोजीशन पे तमाम जो मैक्सिमम एनर्जी होगी दैट विल बी द potential energy because position is now changed from 2 to 3 position, and this is how it will keep on moving between position 1 and position 2 unless and until के कोई ऐसा एलिमेंट बीच में ना आ जाए जो कि इसकी एनर्जी को डेसिपेट करना शुरू कर दे, ठीक है। और वो जो एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं डैम्पर, डैम्पिंग एलिमेंट्स, डैम्पर्स, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं बात करूं तो डैम्पिंग कहां से आ रही होगी? डैम्पिंग इस पर्टिकुलर केस में, पेंडुलम के केस में, पेंडुलम को मैं पकड़ता हूँ और छोड़ देता हूँ तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट विल स्टॉप, ठीक है। वो स्टॉपेज किस वजह से आ रही होगी? एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट स्टॉपेज? सर जो स्ट्रिंग है उसकी वजह से। स्ट्रिंग की वजह से भी होती है, लेकिन इसके अलावा ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट किस एक चीज चलते चलते रुक जाती है, एयर में चल रही है, ठीक है, एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, एग्जैक्टली, ठीक है। एयर वहां पे डैम्पिंग का काम कर रही होती है, एयर उसकी एनर्जी को डैम्प कर देती है, क्योंकि इनिशियली तो आपने उसको एक पोजीशन से उठा के दूसरी पोजीशन पे लाके छोड़ दिया, जिसे आप स्विंग को एक पोजीशन से लाके दूसरी पोजीशन पे लाके छोड़ देते हैं और बच्चा उसमें बैठा हुआ झूलता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको कॉन्टिन्यूस एनर्जी नहीं दे रहे, आप जब वो आपके पास आता है आप उसको धक्का नहीं देते तो सर्टेन पीरियड के बाद वो रुक जाता है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी आपने इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर की थी फ्रॉम द बेस पोजीशन टू द मैक्सिमम पोजीशन जहां पे आप खड़े हैं, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी चेंज इन पोजीशन की वजह से आई थी, ठीक है, वो अल्टीमेटली डाई डाउन हो जाती है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शंस ऑफ द एयर की वजह से, और अल्टीमेटली जो है वो सिस्टम स्टॉप कर जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म के डैम्पिंग एलिमेंट सिस्टम के अंदर लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये जो आगे जाके शायद आप कहीं पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे वो हमें जनरली जो डैम्पिंग टाइप हम पर्टिकुलरली यहाँ पे देख रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड विस्कस डैम्पिंग। देयर आर 3 टाइप ऑफ द डैम्पिंग, फ्रिक्शनल डैम्पिंग, विस्कस डैम्पिंग और हिस्टेरेसिस डैम्पिंग। ये 3 किस्म की डैम्पिंग हम जनरली देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम अपनी पर्टिकुलर मेम्स के केस में हम विस्कस डैम्पिंग या किसी भी सिस्टम स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर हम जनरली विस्कस डैम्पिंग को ही डील कर रहे होते हैं। और विस्कस डैम्पिंग फिर आगे 2 टाइप की होती है, जिसको आप स्क्वीज फिल्म डैम्पिंग और काउच डैम्पिंग आप बोल रहे होते हैं, और उसमें भी आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्वीज फिल्म डैम्पिंग की बात कर रहे होते हैं रादर देन द काउच डैम्पिंग, ठीक है। ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि जिस वक्त आप पेपर पढ़ेंगे, जिस वक्त आप रिसर्च करोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम अंडर ग्रेजुएट? सर वो कितनी मूवमेंट कर सकते हैं, कितनी कोऑर्डिनेट्स में, ओरिएंटेशन में वो मूवमेंट कर सकते हैं। हाँ, बेसिकली ये नहीं होता, ये इसकी जेनेरिक डेफिनेशन है। जेनेरिक डेफिनेशन इज है कि द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स you need to specify to model your position of the system, ठीक है, कि पोजीशन को मॉडल करने के लिए कितने मिनिमम कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सिंगल डिग्री है, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, दूसरी एग्जांपल में हम नहीं जाते। ये एक्स पोजीशन है बेसिकली इसकी, ये इस वक्त रुका हुआ है अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। मैं इसको पकड़ के यहाँ से 2 मिलीमीटर या 2 सेंटीमीटर इसको यहाँ से आगे मूव करके यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ। अब क्या हुआ है? अब मैंने इसकी पोजीशन चेंज की है फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, 2 सेंटीमीटर के फासले पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने पोजीशन चेंज की, तो वो तमाम की तमाम जो एनर्जी है जो कि चेंज इन पोजीशन की वजह से दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, वो स्प्रिंग के अंदर बेसिकली स्टोर हो जाएगी,
और जो ही मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा तो ये स्प्रिंग इसको वापस अपनी तरफ रिस्टोर करेगा और वापस अपनी तरफ पुल अप करेगा। रिजल्टिंगली इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जो मैस को मूव करवाएगी, ठीक है, और ये इट विल कीप ऑन मूविंग। अगर मुझे इस मैस की नई पोजीशन बता दी है तो मैं कह दूं कि इसको 2 सेंटीमीटर एक्स, अगर ये मेरे पास एक्स डायरेक्शन है, इफ दिस इज एक्स डायरेक्शन, तो अगर मैं इसको कह दूं कि यार ये एक्स के अंदर 2 सेंटीमीटर मूव किया हुआ है, ठीक है, तो आई कैन एग्जैक्टली टेल यू कि इस वक्त ये कहां पे होगा, या 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। तो एक एक्स काफी है जो कि 2 सेंटीमीटर है इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या, तो एक ही कोऑर्डिनेट एक्स में 2 सेंटीमीटर का एक कोऑर्डिनेट इसको चाहिए, तो इसकी पोजीशन स्पेसिफाई होगी, तो दिस सिस्टम वुड बी हैविंग सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। इसमें हमें x1 भी चाहिए होगा, इसमें हमें x2 भी चाहिए होगा, क्योंकि 2 मैसेज लगे हुए, ठीक है। जिस वक्त हम m2 को मूव करेंगे तो m2 भी मूव करेगा और m1 भी मूव करेगा, और जरूरी नहीं कि जितना m2 मूव करे उतना m1 भी मूव कर जाए, ठीक है, ये जरूरी तो नहीं है ना, yes, sir. ठीक है। अब x1 अगर x2 अगर 3 सेंटीमीटर मूव करता है, हो सकता है कि x1 2 सेंटीमीटर मूव करे, ठीक है। अब अगर मुझे m1 की पोजीशन को स्पेसिफाई करना है और m2 की पोजीशन को स्पेसिफाई करना है, तो मुझे x1 भी चाहिए होगा और x2 भी चाहिए होगा, तब ये कंप्लीट सिस्टम की पोजीशन स्पेसिफाई होगी कि एट पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम x1 कहां पे होगा और x2 कहां पे होगा। तो मुझे x1 और x2 दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे x डायरेक्शन के अंदर, जो कि सिस्टम की पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे होंगे। लाइकवाइज अगर मेरे पास 3 सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, 3 मैसेज एग्जिस्ट करते हैं, तो x1 x2 x3 चाहिए होंगे, तो सिस्टम विल बी हैविंग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द सिस्टम, दैट इज बाय द 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। और एक जो थंब रूल है वो जनरली नंबर ऑफ मैसेज डिफाइंस द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। ये वैसे वायलेट हो जाता है समटाइम्स, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो नंबर ऑफ मैसेज होते हैं वो सिस्टम के डिग्री ऑफ फ्रीडम को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि अगर सिस्टम का 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशंस भी होगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है। तो जितने सिस्टम के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं उतनी ही सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशंस भी होती है। अगर सिस्टम के 3 इक्वेशन, अगर सिस्टम का 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो सिस्टम की 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। अगर सिस्टम 2 डॉफ का है तो 2 होगी, अगर सिस्टम सिंगल डॉफ का है तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि एक्सेलरोमीटर के अंदर ये एग्जांपल हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ये इस वक्त सिस्टम, ये M1 है मेरे पास। अब सिस्टम में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है इस सिस्टम में? एक एक है ना, 3 किधर से आ गया? क्योंकि एक मैच लगा हुआ है, एक स्प्रिंग लगा हुआ है, तो मैं अगर इसको इस तरह मूव करवाऊंगा x1 काफी रहेगा मुझे स्पेसिफाई। अब अगर इसके साथ मैं यहाँ पे y डायरेक्शन की तरफ भी एक स्प्रिंग लगा देता हूँ, अब क्या होगा? अब ये x में भी मूव कर सकता है और y में भी मूव कर सकता है। अब कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? अब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, क्योंकि x1 भी चाहिए होगा और y1 भी चाहिए होगा, 1 भी, ठीक है। तो x1 चाहिए होगा, y1 चाहिए होगा, तो सिस्टम वुड बी हैविंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन मैस आपके पास एक ही है, तो वो जो थंब रूल जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ मैसेज जनरली डिफाइंस 3 डॉफ, वो यहाँ पे आके वायलेट हो जाता है समटाइम्स, ठीक है। लेकिन जनरली थंब रूल है वो यही है कि जितने मैसेज होंगे उतने ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे और उतनी ही इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास एग्जिस्ट करेंगे, राइट सर। ठीक है। फिर हमारे पास कुछ सिस्टम्स होते हैं जिनको हम डिस्क्रीट सिस्टम कहते हैं, कुछ हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। अगर सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स हो जाए, ठीक है, सिस्टम के डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैं कहता हूं कि ये सिस्टम फ्रीडम, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1000 है या 2000 है या 5000 है या 1,00,000 है, तो सिस्टम वुड बी लंप्ड और द डिस्क्रीट। और अगर सिस्टम के इन्फिनिट डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो सिस्टम वुड बी कॉन्टिन्यूअस सिस्टम।
ठीक है। तो हम जो बात कर रहे होते हैं, जब भी हम बात कर रहे होते हैं और सिस्टम को एनालाइज कर रहे होते हैं फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में जो आगे आप करोगे, ठीक है, तो वी ऑलवेज गोइंग फॉर द डिस्क्रीट और द लम्प्ड सिस्टम, क्योंकि हमने उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम समहाउ फिक्स किए होते हैं। यूनिवर्स के अंदर, कायनात के अंदर सिस्टम इन्फिनिट डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। सिस्टम ओरिजिनली कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए हम उसको लंप कर देते हैं, डिस्क्रीट कर देते हैं। और वो हम किस तरह करते हैं? बाय डिफाइनिंग इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मसला ये होता है कि जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स कर देते हैं तो हम उसकी इक्वेशन ऑफ मोशंस को फिक्स कर देते हैं। अगर सिस्टम इन्फिनिट होगा, सिस्टम कॉन्टिन्यूअस होगा, तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशंस भी इन्फिनिट बनेगी। और इन्फिनिट इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने का आपके पास आसान तरीका नहीं है, ठीक है। तो यू ऑलवेज गो फॉर द डिस्क्रीट सिस्टम्स मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम वहां पे आप लेके आते हो जिस वक्त सिस्टम बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। फॉर एग्जांपल आपने बोइंग की सिमुलेशन कर दी है, तो बोइंग में आप डिस्क्रीट सिस्टम नहीं ले सकते। बोइंग के लिए यू नीड अ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम जिसके इन्फिनिट डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगे, ताकि आप उसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसके बड़े कैटेगरिकली देख सको, ठीक है। आप उसमें किसी किस्म का रिस्क लेना पसंद नहीं करोगे कि बोइंग हवा में जाए और जाके अनस्टेबल हो जाए और तबाह हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर जिस वक्त सिस्टम इन्फिनिट होता है तो फिर सिस्टम के लिए कंप्यूटेशनल पावर भी फिर आपको उतनी ही ज्यादा चाहिए होती है। देन यू नीड सुपर कंप्यूटर्स, जहां पे फिर आप इन्फिनिट सिस्टम्स को सिमुलेट करते हो और उनका इफेक्ट देख रहे होते हो, ठीक है। हमारे पास जो पेपर पेंसिल पे हम मैक्सिमम 1 डिग्री 2 डिग्री फ्रीडम तक या 3 बहुत छलांग मारेंगे तो हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तक सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम जितनी सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छा, एक तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद हमारे पास जो वाइब्रेशंस हैं वो दो किस्म की होती है। एक हम कहते हैं फ्री वाइब्रेशन और एक हम कहते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। फ्री वाइब्रेशन क्या होती है? मैंने पेंडुलम को या मैंने झूले को उसकी इनिशियल पोजीशन से उठाया और एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लाके मैंने छोड़ दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्री वाइब्रेशन, ठीक है। और इस पर्टिकुलर केस में जो वाइब्रेशन जो जो सिस्टम ऑसिलेट करेगा वो इस वजह से करेगा कि सिस्टम की इनिशियल पोजीशन चेंज हो गई है। पहले वो पोजीशन 2 पे था, अब वो पोजीशन 1 पे चला गया है। पेंडुलम के लिए रेफरेंस से बात कर रही हूँ, थोड़ी देर पहले पिक्चर मैंने बात की। या झूला जो कि एक स्टेशनरी कंडीशन में था, उसको मैंने उठा के एक पोजीशन 1 पे ले गया हूँ, अपने पास ले गया हूँ, ऊंची पोजीशन पे ले गया हूँ। तो और मैंने वहां पर जाकर इसको छोड़ दिया है, क्योंकि वहां चेंज इन पोजीशन की वजह से मैंने उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी दे दी है। तो सिस्टम हैज गॉन इनटू द सिस्टम हैज बीन एनर्जाइज्ड, और सिस्टम उस एनर्जी के थ्रू स्टार्ट ऑसिलेशन। और सर्टेन पीरियड के बाद जिस वक्त वो एनर्जी डेसिपेट हो जाएगी, झूला या पेंडुलम विल स्टॉप बाय द एंड ऑफ डे। दिस सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड फ्री वाइब्रेशन, ठीक है। ये सिस्टम की जो जो बेसिकली सिस्टम की जो मोशन है, ऑसिलेशंस हैं, वो बेसिकली इनिशियल डिस्टरबेंस की वजह से है, चेंज इन इनिशियल कंडीशन की वजह से है कि मैंने उसको उसकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन से उठाया और उसको मैं एक दूर पोजीशन 1 पे ले गया और वहां जाकर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद सिस्टम ऑसिलेट करता रहा। अगर सिस्टम डैम्ड फ्री है, सिस्टम के अंदर कोई डेसिपेशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो सिस्टम विल स्टॉप, अदरवाइज इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग। अगर मैं उसी झूले को उठा के खला में ले जाऊंगा जहां पे कोई रेजिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करती, तो जो इनिशियल एम्पलीट्यूड के साथ उसने ऑसिलेट करना शुरू किया वो उसके साथ ताहयात ऑसिलेट करता रहेगा, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस है ही नहीं सिस्टम की, एयर एग्जिस्ट ही नहीं करती, लिहाजा झूला कभी भी रुकेगा ही नहीं, ठीक है। और फोर्स वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन होती है जो कि जिसके अंदर कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी आप लगाया होता है, ठीक है। यही झूला है। अगर मैंने उसको छोड़ता नहीं हूँ, जब भी झूला मेरे पास आता है मैं उसको हाथ से पुश दे देता हूँ एक, ठीक है, तो इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग अनलेस एंड अनटिल कि मैं अपना हाथ ना रोकूं, ठीक है ना। वो हमेशा जब तक मैं उसको हाथ से उसको मैं पुश देता रहूंगा, इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग। नाउ दोज आर कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशंस, कि जब भी झूला मेरे पास आता है मैं उसको एक फोर्स्ड वाइब्रेशन दे देता हूँ और वो वाइब्रेशन जो है वो अगेन उसको अपनी पोजीशन अब एक सर्टेन एम्पलीट्यूड के साथ उसको ऑसिलेट करवाती रहती है, ठीक है। और जो ही मैं अपने हाथ का पुश रोकता हूँ, अगेन मैं फोर्स से फ्री वाइब्रेशन पे चला जाता हूँ और फ्री वाइब्रेशन जो है वो अल्टीमेटली फिर डाई डाउन होकर सिस्टम को रोक देती है, ठीक है।
तो फ्री वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन का फर्क पता लग गया? यस सर। ठीक है, हम जब भी सिस्टम को एवेल्युएट करेंगे, जिस वक्त आप एक्सेलरोमीटर को एवेल्युएट करोगे, तो ऑब्वियसली यू विल बी गोइंग फॉर द फोर्स्ड वाइब्रेशंस, क्योंकि फोर्स वाइब्रेशन एक्सेलरोमीटर के केस में कहाँ से आ रही होती है? वाइब्रेटिंग फ्लोर से आ रही होती है, जिसकी वाइब्रेशन को आप सेंस करना चाह रहे होते हो। दोज आर द कंटीन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि सिस्टम को हमेशा मोशन में रखता है। तो दोज आर द फोर्स वाइब्रेशन जो कि आपको डील करनी पड़ती है। ठीक है, इसी तरह डैम्प्ड और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन है। अनडैम्प्ड वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन होती है जिसमें कोई भी एनर्जी डेसिपेटिंग एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जैसा मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि अगर आप उसी जूते को उठा के खला भी ले जाओगे जहाँ पे कोई वाइब्रेशन नहीं होगी, तो सिस्टम विल बी अनडैम्प्ड और सिस्टम विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग विद इनिशियल एम्पलीट्यूड, जिसके साथ वो वाइब्रेशन उससे शुरू की थी, वो हमेशा उसी वाइब्रेशन के साथ ऑसिलेट करता रहेगा। और अगर सिस्टम के अंदर कोई डेसिपेटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, जिस तरह यहाँ पे झूले के साथ एयर लगी हुई है, बेरिंग के अंदर फ्रिक्शन है, जिस सरफेस के ऊपर वो झूल रहा है उसके साथ उसकी फ्रिक्शनल एलिमेंट्स है, तो अल्टीमेटली सिस्टम जो है वो झूला जो है वो रुक जाएगा और सिस्टम जो है वो डैम्प वाइब्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, लीनियर वाइब्रेशन नॉन लीनियर वाइब्रेशन की जरूरत नहीं है एक बार। ठीक है, तो जो चीज आपने देखनी है, जो चीज हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। फ्री वाइब्रेशन क्या है, फोर्स वाइब्रेशन क्या है, डैम्प वाइब्रेशन क्या है और अनडैम्प वाइब्रेशन क्या है। तो इन्हीं तीन सिस्टम्स की बेसिस के ऊपर हम पूरी की पूरी वाइब्रेशन को डिफाइन कर रहे हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमम रखने के लिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त मैं 1 ऑफ कह देता हूँ तो सिस्टम वुड हैव 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, जिसकी एक इनिशियल पोजीशन होगी जिसको जिसको जो कि हम लोग जिस पे वो सिस्टम रुका हुआ होगा, और फिर वाइब्रेशंस आएंगी और वो वाइब्रेशन उसकी इनिशियल पोजीशन को डिस्टर्ब करेगी, जिसकी वजह से सिस्टम विल गो इनटू द वाइब्रेशंस। ठीक है, यहां से आगे फिर हम 4 केसेस को डिफाइन करते हैं। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, फ्रीली वाइब्रेटिंग, अनडैम्प्ड, ये सिंपलेस्ट केस होता है हमारे पास, दैट इज द सिंपलेस्ट केस। फ्री वाइब्रेशंस अनडैम्प्ड और फिर फ्री वाइब्रेशन डैम्प्ड, ये उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इसमें डैम्पिंग आ जाती है। ठीक है, तीसरा केस जो आता है वो हमारे पास आता है फोर्स्ड वाइब्रेशन अनडैम्प्ड, और चौथा जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस होता है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जिसके साथ हम डील कर रहे होते हैं, दैट इज फोर्स्ड वाइब्रेशन डैम्प्ड। ठीक है, तो फोर्स वाइब्रेशन डैम्प्ड हमारे पास एक वो चीज आ रही होती है। ठीक है, तो हम बेसिकली तो आपके पास कुछ एक्साइटेशंस होती है जो कि वाइब्रेशंस के फॉर्मेट में आ रही होती है। सिस्टम आउटपुट्स जो है वो सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रहा होता है। ठीक है, और आप फिर सिस्टम को मॉडल करते हो, मॉडल के ऊपर आप एक एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ द एक्साइटेशन दे देते हो और उसकी आउटपुट्स को आप एवेलुएट कर लेते हो। ठीक है, तो 4 स्टेप्स होते हैं हमारे पास। पहले आप मॉडल बनाते हो, उसकी गवर्नल इक्वेशंस को बनाते हो। ठीक है, गवर्निंग इक्वेशन वही होती है जो इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है। ठीक है, उन इक्वेशन ऑफ मोशंस को आप सॉल्व करते हो और सॉल्यूशन के बाद आप बेसिकली उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हो। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो कि आप पूरी की पूरी MEMS माइक्रो एक्सेलरोमीटर के अंदर कर रहे हो। यू विल मेक द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ दैट, यू विल ड्राइव दिस इक्वेशन ऑफ मोशन, यू विल सॉल्व दैट इक्वेशन ऑफ मोशन, और जो भी उसके रिजल्ट आएंगे यू विल इंटरप्रेट दोज रिजल्ट्स। तो यहाँ पे भी हम बेसिकली यही कर रहे होंगे। ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल मॉडल बना हुआ है, दिस इज द 1 ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। इसमें चूंकि हमारे पास एक ही मैस एग्जिस्ट करता है तो हम इसको कहते हैं कि ये सिंगल टॉप है। इसमें चूंकि हमारे पास 2 मैसेज एग्जिस्ट करते हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ठीक है, we can keep on complicating the system as we are keep on increasing the degree of freedom of the system, सिस्टम उतना ही प्रिसाइज होता चला जाता है, सिस्टम का उतना ही अच्छा कंट्रोल आपके पास आता चला जाता है। जितना सिस्टम क्रूड होता चला जाता है, जितना सिस्टम लेसर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप डिफाइन कर रहे होते हो, ठीक है, वो उतना ही क्रूड होता है, उतना ही कंट्रोल आपके पास रिलेटिवली लेसर होता है उसके पास। ठीक है, अच्छा, तो अब ये बेसिकली आपके पास एक सिंगल डॉफ इक्वेशन ऑफ मोशन है, सॉरी सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर एक मैस लगा हुआ है, एक स्प्रिंग लगा हुआ है और एक डैम्पर लगा हुआ है। ठीक है, आप इसकी बेसिकली गवर्निंग इक्वेशन बनाते हैं जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने के लिए आप बेसिकली क्या करते हो, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो। याद है फ्री बॉडी डायग्राम? यस सर। क्या होती है फ्री बॉडी डायग्राम अहमद? फोर्सेस और
के साथ वो स्टैटिक सर जितनी जो फोर्सेस इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका बताते हैं। हाँ, यू आइसोलेट द मैस फ्रॉम द सिस्टम और उस पर जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं आप उनको बना देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस मैस के ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है? एक फोर्स और बाकी रिएक्शन फोर्सेस हैं। हाँ, एक सर एफ ऑफ टी है, डैम्पिंग एक फोर्स है। फंक्शन है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली एक फोर्स ही है, ठीक है, और दो स्प्रिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स उसके अगेंस्ट उसके ऊपर लग रही है। ठीक है, अब ये मेरे पास इसकी बेसिकली एक फ्री बॉडी डायग्राम आ गई। दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम और ये F इज इक्वल टू एम क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ को आगे जाके हम कहीं डिफाइन करेंगे, ठीक, कहां पे जाके। F इज इक्वल टू एम सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू, ये सारी की सारी फोर्सेस हैं और वो इक्वल्स टू mx डबल डॉट है। ए को हम x डबल डॉट के फॉर्मेट में डिफाइन कर रहे होते हैं। x इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट, x डॉट इज द वेलोसिटी, x डबल डॉट इज acceleration. Take the derivative of this velocity, take the double derivative of the displacement is acceleration, so that is mx double dot. ठीक है, अब हम लिखते हैं जनाब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज एक डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेते हैं, दूसरी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर f पॉजिटिव में है तो माइनस के और माइनस सी एक्स होगा डॉट, जो कि नेगेटिव में होगा, तो माइनस सी एक्स डॉट माइनस के एक्स प्लस एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एम एक्स डबल डॉट। ठीक है, जिस वक्त हम इसको शफल करेंगे तो एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, एफ ऑफ टी क्या है? एफ ऑफ टी फोर्स वाइब्रेशन है। ठीक है, फोर्स वाइब्रेशंस, क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स एफ ऑफ टी इसके ऊपर लग रही है। ठीक है, एम एक्स डबल डॉट एक्सेलरेशन फोर्स, सी एक्स डॉट डैम्पिंग फोर्स, के एक्स डॉट स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, अब अगर मैं ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ रही है, यहाँ पे कर लेते हैं। अगर अब मेरे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ रही है एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, ये वन डिग्री ऑफ फ्रीडम फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन का केस है। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस, जिसको हम चैप्टर 3 के अंदर डील करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसमें एफ ऑफ टी जीरो कर देता हूं तो क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू जीरो एफ ऑफ टी को, तो ये कौन सी वाइब्रेशन हो जाएंगी? व्हाट सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशन इट विल बी, या क्या केस होगा ये? इट विल बी फ्री वाइब्रेशन। हाँ, फ्री वाइब्रेशन का केस आ जाएगा, फ्री वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन का केस आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहां से सी एक्स डॉट को भी जीरो कर देता हूं तो फिर क्या होगा? तो इक्वेशन विल बी एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्री वाइब्रेटिंग अनडैम्प्ड का केस। ठीक है, और अगर सी एक्स डॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो तो ये होगा फ्री वाइब्रेशन डैम्प्ड केस। ठीक है, और अगर एफ ऑफ टी एग्जिस्ट करता है और सी एक्स डॉट जीरो हो जाता है तो इट विल बी फोर्स्ड वाइब्रेशन अनडैम्प्ड, और ये जो केस आपको नजर आ रहा है विदाउट एनी जीरोस, दैट विल बी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम फोर्स्ड डैम्प्ड केस। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यस सर। नो सर। अच्छा जनाब, कितना टाइम रह गया हमारे इसमें? खत्म नहीं हो रही आज है? ये तो चले जा रही है मेरा तो ख्याल। लिखा आया था कि अनलिमिटेड मीटिंग आप होस्ट की तरफ से है। अच्छा, अनलिमिटेड मीटिंग होस्ट की तरफ से, चलें बस फिर अब ये जो थोड़ा ये जो बस वही तकरीबन 50-60 मिनट का लेक्चर, 60 मिनट का 70 मिनट का लेक्चर करके हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है जनाब, अच्छा जी। यस सर। हाँ जी, किधर गया? या अगर रेस्ट करना है तो रेस्ट कर लो, थोड़ा सा करना है रेस्ट, कोई इशू नहीं, नहीं सर। चलने दे।
चलो चलने यस लगते हैं। सर आप देख लें, कोई इशू तो नहीं है। नहीं मुझे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जनाब ठीक है जी। तो ये बेसिकली 4 केसेस हो गए जो हम देखते हैं जनरली पूरी की पूरी वाइब्रेशन के अंदर, ठीक है। फ्री वाइब्रेशन अनडैम्प्ड, फ्री वाइब्रेशन डैम्प्ड, फोर्स्ड वाइब्रेशन अनडैम्प्ड और फोर्स्ड वाइब्रेशन डैम्प्ड, ठीक है जनाब। अच्छा जी, तो ये हमारे पास मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाता है जिसको हम देखते हैं इसमें। ये सारी चीजें डिफरेंट जो बच्चों को हम पढ़ाया करते थे किसी जमाने में। स्प्रिंग जो है ऑब्वियसली स्टिफनेस एलिमेंट है, ठीक है, ये एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है, और जिस वक्त एज एंड व्हेन डिजायर्ड बेसिस के ऊपर ये आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। जिस वक्त सिस्टम के अंदर डिफॉर्मेशन आती है तो वो डिफॉर्मेशन एज एन पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाती है। जब आप छोड़ देते हो सिस्टम वापस अपनी इनिशियल कंडीशन की तरफ या अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वापस आता है, और जो चीज उसको हेल्प कर रही होती है वापस अपनी ओरिजिनल रिकवरी के अंदर, दैट इज बेसिकली दी स्प्रिंग फोर्स, ठीक है जनाब। ये डिफरेंट टाइप्स के स्प्रिंग्स हैं, ये अक्सर आप देखोगे, ठीक है। अगर स्प्रिंग सीरीज के अंदर हैं तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर स्प्रिंग आपके पैरेलल के अंदर है तो के इक्वलेंट निकालने के लिए K1 प्लस K2 आप कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो स्प्रिंग्स लगे हुए होते हैं मेम्स के अंदर वो पैरेलल में लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल उनकी स्टिफनेसेस को अगर ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल एक्सेलरोमीटर के अंदर आप अक्सर ये कर रहे होंगे कि अगर आपके पास ये स्प्रिंग्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको बेसिकली सिंपली बाय एडिंग देम, ठीक है, तो यू विल गो फॉर देयर के इक्वलेंट। इक्वलेंट का कॉन्सेप्ट है के इक्वलेंट, एम इक्वलेंट, सी इक्वलेंट, यस सर। क्या है बेसिकली? कंबाइंड इफेक्ट जो पूरे सबका देखना होता है। हाँ, इक्वलेंट बेसिकली होता है कि अगर अगर आपके सिस्टम के अंदर 6 स्प्रिंग लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसका और उसके बजाय मैं एक स्प्रिंग लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो आई हैव टू सी कि ये के सीरीज में या पैरेलल में है, जो भी है व्हाटसोएवर दैट इज। तो के इक्वलेंट, एम इक्वलेंट और सी इक्वलेंट, mass equivalent, damping equivalent or stiffness equivalent, that will be having the same effect on the system dynamics as those 6 individual springs या 6 individual masses या 6 individual dampings would be having on that particular system, ठीक है। तो हम 6 स्प्रिंग्स को इंडिपेंडेंटली डील करने के बजाय, क्योंकि जितने एलिमेंट्स उसमें बढ़ते चले जाएंगे, स्प्रिंग का, मैस का और डैम्पिंग का एलिमेंट उसमें डिफरेंट होता चला जाएगा, उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ती चली जाएगी। उसके बजाय हम के इक्वलेंट, एम इक्वलेंट, सी इक्वलेंट करके हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन बना देते हैं जिसका नेट इफेक्ट जो है डायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम होता है जितना कि वो इंडिविजुअल एलिमेंट उस पर्टिकुलर केस में अफेक्ट कर रहे होते हैं। दिस इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ ऑल दिस इज, ठीक है ना। ये सारे बच्चों के लिए है, ये आप करने का आपको ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स भी इक्वलेंट आ जाता है, डैम्पिंग है, डैम्पिंग भी इक्वलेंट आ जाती है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लैक इज अनडैम्प्ड सिस्टम, तो यू कैन सी कि एम्पलीट्यूड सारों का कांस्टेंट है, लेकिन जो ब्लू वाला है दैट इज अ डैम्प्ड वन, ठीक है। तो जो ही ऑसिलेशन आती है डाइज डाउन, तो ये जो आपको ब्लू नजर आ रही है वेव फॉर्म, दैट इज बेसिकली दी डिकेइंग वेव फॉर्म, जो कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम टी इट डाइज डाउन, ठीक है। डैम्पिंग क्या है? डैम्पिंग बेसिकली वो एनर्जी डेसिपेशन है सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये 2-3 चीजों पर डिपेंड करती है, विस्कोसिटी पर डिपेंड करती है, रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड करती है और शेप के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये 3 चीजों के ऊपर बेसिकली आपकी ये विस्कस डैम्पिंग डील कर डिपेंड कर रही होती है, और हम मोस्ट ऑफ द टाइम विस्कस डैम्पिंग के साथ ही देख रहे होते हैं। एफ इज इक्वल टू सी वी या सी एक्स डॉट, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये सी एक्स डॉट देखा था, ठीक है ना। ये ड्राई फ्रिक्शन भी आती है जो कि जनरली हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये तीसरा जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है ना बेसिकली हार्मोनिक मोशन क्या होती है? एक होती है पीरियोडिक मोशन और एक होती है हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होती है?
सर जो एक रेगुलर इंटरवल में मूव हो रही होती है वो प्रोडिक दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और हार्मोनिक मोशन क्या होती है? रेगुलर नहीं होती। नहीं, रेगुलर ही होती है हार्मोनिक मोशन। साइन वेव या कॉस वेव देखिए, टू एंड फ्रो मोशन जो होती है, जो अपनी मीन पोजीशन को रिपीट को बार बार क्रॉस करती है, वो तो खैर वो कोई भी कर हार्मोनिक सकती होती है है। ना, वो तो ये भी रेगुलर शेप भी कर सकती है, तो ये भी कर सकती है मीन पोजीशन। जिसकी स्पेसिफिक शेप साइन या कोसाइन वेव हो ना, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है, ये ओके। साइन वेव लगी हुई है, ये कॉस वेव है। ठीक है, तो हार्मोनिक इज अ पर्टिकुलर शेप और अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द पीरियोडिक मोशन। ठीक है, जिसकी शेप साइन या कोसाइन वेव की होती है, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और पीरियोडिक मोशन वो होती है जो कि आप रिपीट इटसेल्फ, क्योंकि साइन वेव भी एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद एक अपने आप को रिपीट कर रही होती है। ठीक है ना, इसका तो पता है ना। साइन वेव जो है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी मींस कि इट हैज टॉ टाइम पीरियड, कांस्टेंट टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी भी उसकी फिर कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी वही होती है अगर रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो तमाम हार्मोनिक यस। मोशंस, तमाम हार्मोनिक मोशंस आर द पीरियोडिक मोशन, बट नॉट ऑल द पीरियोडिक मोशंस नेसेसरली बी द हार्मोनिक मोशन। फॉर एग्जांपल ये वाली जो वेव फॉर्म बनी हुई है, ये हार्मोनिक नहीं है, बिकॉज इसकी ना साइन वेव है ना ये कॉस वेव है, लेकिन ये हार्मोनिक है, सॉरी, लेकिन ये पीरियोडिक है, बिकॉज इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम टॉ। टॉ के बाद अपने आप को ये रिपीट किए जा रही है। ठीक है ना। तो कोई भी पीरियोडिक मोशन, कोई भी पीरियोडिक, किसी भी किस्म की पीरियोडिक मोशन हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये भी तो एक पीरियोडिक मोशन है ना, सर ये स्टेप फंक्शन एक टाइप चीज है। ठीक है, ये भी एक पीरियोडिक यस सर। फंक्शन है। ठीक है, और हर पीरियोडिक फंक्शन को हम सम ऑफ हार्मोनिक फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक को हम इन्फिनिट हार्मोनिक फंक्शंस के अंदर डिफाइन कर देते हैं, और जब हम तमाम हार्मोनिक फंक्शन को ऐड करते हैं तो हमें वो पीरियोडिक मोशन मिल जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब, और ये क्या कौन कर रहा होता है ये चीज कर रहा होता है फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज डज दिस, कि वो किसी भी शेप का कोई भी फंक्शन हो, उसको हार्मोनिक फंक्शन में कन्वर्ट करके, ऐड करके, ठीक है, वही फंक्शन दोबारा ले आता है। ठीक है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि शक्ल जो है पीरियोडिक फंक्शन की वो हार्मोनिक फंक्शन ही हो। ठीक है, कोई भी शेप हो, जैसा मैंने स्टेप फंक्शन बनाया था, आगे देख लेते हैं, अभी कहीं पे आ जाएगी ये चीज। ये देखो, दीज आर ऑल पीरियोडिक फंक्शंस, दीज आर ऑल पीरियोडिक फंक्शंस। एग्री करते हो इस बात से यस सर। कि ये दे आर रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो अगर मैं इसको हार्मोनिक फंक्शंस के थ्रू डिफाइन करूं, देखो ये एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एक स्टेप फंक्शन है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक साइन वेव बनाई, ये हार्मोनिक फंक्शन है। मैंने 2 साइन वेव्स ऐड की, मैंने 3 साइन वेव्स ऐड की, मैंने 4 साइन वेव्स ऐड की, मैंने 6 साइन वेव्स ऐड की, और अल्टीमेटली मैंने वही फंक्शन दोबारा अटेन कर लिया बाय समिंग ऑल द साइन वेव्स। जो जो मैं साइन वेव्स की एडिशन को इंक्रीज करता चला जाऊंगा, ठीक है, मेरा फंक्शन जो है वो ओरिजिनल के करीब तरीन होता चला जाएगा। ठीक है, दिस इज डन सर बाय द फोरियर वन। ठीक है, कोई भी शेप हो, दुनिया का कोई भी फंक्शन हो, आप उसको हार्मोनिक फंक्शंस के थ्रू ऐड करके अचीव कर सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन होनी चाहिए कि दैट फंक्शन शुड बी पीरियोडिक, और दिस इज डन बाय द फोरियर। फोरियर ने यही किया था बेसिकली। ठीक है, तो ये फोरियर सीरीज जो आपकी बेसिकली इसी काम के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है ना, तो फोरियर के थ्रू आप लाइक दिस वन, ठीक है, ये जो फंक्शन है ये बेसिकली आपका एक नॉन हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, लेकिन ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये बेसिकली ए एन और बी एन और कैलकुलेट करके यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन गेट दैट पर्टिकुलर वन। ठीक है, फॉर एग्जांपल
ये फंक्शन है, सॉटूथ फंक्शन था मेरे पास ओरिजिनल। फिर मैंने एक साइन वेव डाली, फिर मैंने दो साइन वेव डाली, कॉज वेव डाली, फिर दो कॉज वेव डाली, फिर मैंने चार कॉज वेव डाली, तो ऑलमोस्ट मुझे वही फंक्शन दोबारा मिल गया जो कि मुझे चाहिए था। ये दिस वाज द ओरिजिनल फंक्शन, सॉरी, this was the original function and this was the function I achieved by summing four cos functions। चार cos फंक्शन जिस वक्त मैंने ऐड किए तो मुझे ये फंक्शन मिला। ठीक है ना, तो ये तो बेसिक्स थी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं चैप्टर, क्विकली हम देखते हैं चैप्टर 2 के ऊपर। चैप्टर 2 क्या है जनाब? चैप्टर 2 इज बेसिकली फ्री वाइब्रेशन ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स। इसमें दो केसेस आते हैं, एक को हम कह देते हैं डैम्प्ड और एक को हम कह देते हैं अनडैम्प्ड केस। ठीक है ना? मेरा आवाज आ रही है तुम दोनों को? यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा जनाब, ठीक है जी। फ्री वाइब्रेशन सिंगल डॉफ, इसको हम क्विकली देख लेते हैं। ये हमारे पास सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है क्योंकि एक मैस लगा हुआ है, एक स्प्रिंग लगा हुआ है और एक डैम्पर लगा हुआ है। ठीक है, हमने इसको इनिशियल पोजीशन से पकड़ा और इसको यहाँ पे लाके छोड़ दिया तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेशन लाइक दिस। ठीक है, फ्री मींस दैट देयर इज नो फोर्सिंग टर्म। व्हाट मेक्स द सिस्टम वाइब्रेट्स? मोशन इज ड्यू टू सेट ऑफ नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन। अब यहाँ पे ये जीरो इनिशियल कंडीशन पे था, अब यहाँ पे ये नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन में है। मैंने इसको 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर अपनी इनिशियल पोजीशन से लाके छोड़ दिया। अब x is displacement at time t0 is not equal to 0 but that is 2 सेंटीमीटर। और जो ही मैं छोड़ूंगा तो इट विल गेट सम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी नॉन जीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी नॉन जीरो है, वेलोसिटी भी नॉन जीरो है। तो ये दो नॉन इनिशियल कंडीशन जो है, नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन विल मेक इट टू मूव अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है ना? तो ये हम इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, ये सारा उसका का मसला है। तो ये मेरे पास इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी, mx डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें सी एक्स डॉट भी आता अगर मैं यहाँ पे डैम्पिंग ले आता, लेकिन चूंकि डैम्पिंग 0 है तो सी एक्स डॉट मैंने 0 कर दिया। अब सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है इस मैस के ऊपर। अगर मैं ये फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है, दैट इज बीइंग अप्लाइड बाय द स्प्रिंग ओनली। ठीक है, रेस्ट आर जीरोस। ना इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एफ ऑफ टी एग्जिस्ट कर रही है और ना ही इसके ऊपर कोई सी एक्स डॉट वाली फोर्स एग्जिस्ट कर रही है जो डैम्पिंग फोर्स है। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन व्हिच आई गेट इट, जो कि मेरे पास mx डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0। दिस इज द सिंपलेस्ट वन। ठीक है जनाब, ये सारी चीजें आपको फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, दिस इज बेसिकली दी mx डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है, ये इसको क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में? सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर ओडीई। ठीक है ना? हेलो, यस सर। आ रही है आवाज? यस सर। है? तो दिस इज बेसिकली सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक्सटेंडेड मेथड एग्जिस्ट करता है। उस मेथड की डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, x of t c raised to power st and we'll solve it and take the roots of that and वो बेसिकली सारा करके आप ओमेगा n आ जाता है। ठीक है, ओमेगा n क्या होता है? दिस इज कॉल्ड ओमेगा n नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये सारी टर्म्स आगे जिस वक्त पेपर पढ़ोगे ना तुम्हें याद आ रही होगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ इसको। व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम? याद है कुछ? जो जिस मूवमेंट जो हो रही होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी टाइम नहीं, the frequency with which system likes to move, that is called system natural frequency. यस सर, यस सर।
ठीक है ना। जब मैं कोई चीज को हिट करेगी जिस फ्रीक्वेंसी के साथ उसकी वो जो उसकी जिससे वो पसंद करेगा वाइब्रेट करना, दैट इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और वो किस पर डिपेंड कर रही होती है, वो स्टिफनेस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है और वो मास के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, जिस वक्त आप के फिक्स कर देते हो, एम फिक्स कर देते हो, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिस्टम का एट्रीब्यूट बच जाती है, वो भी फिक्स हो जाती है। ठीक है, लेकिन सिस्टम के लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है, तब हम उसकी फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ये हम क्या केस रिजॉल्व कर रहे हैं, ये कोई केस कौन सा है, ये केस है फ्री वाइब्रेशन का और अनडैम्प्ड का। ये रिजॉल्व करें ना कि दो डैम्पिंग, दो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाइब्रेशन, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तो फ्रीक्वेंसी कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड फोर्स्ड, दैट विल नॉट बी कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, दैट विल बी कॉल्ड फोर्स्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, जो कि चैप्टर 3 के अंदर आप देखोगे। ठीक है, तो ये दो कंडीशन नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए होना जरूरी थी। और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस जो हम डिस्कस करेंगे बाय द एंड ऑफ डे, जिसमें हम फोर्स्ड और डैम्प्ड सिस्टम होगा, फोर्स्ड और डैम्प्ड सिस्टम, उसमें यही फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी, ये टर्म जो है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की टर्म, ये आप बहुत फ्रीक्वेंटली देखोगे ये लोग यूज करते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी कोई बंदा यूज नहीं करता, पेपर्स के अंदर पढ़ोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर यूजिंग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मींस कि फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम which is damped and forced। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि हम पूरी सिस्टम के साथ बात कर रहे होते हैं, पूरी सिस्टम के साथ डील कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से हमारे पास जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं कह रहे होते, हम उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कह रहे होते हैं, जो कि चैप्टर 3 के अंदर हम देखेंगे। ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये जिस वक्त मैंने इसको सॉल्व किया, C1 e raised to power i omega nt and C raised to power minus i omega nt, और जिस वक्त आपने फर्दर सॉल्व किया तो ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ गया, x of t a1 cos omega nt plus a2 sin omega nt। ठीक है ना। और जिस वक्त हम फर्दर इनिशियल कंडीशंस इसमें पुट अप करेंगे तो हम बेसिकली आ जाएंगे इस सॉल्यूशन के ऊपर। ये हमारे पास दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन आफ्टर पुटिंग द initial conditions of the system। So x of t क्या है, x of t is the position of the system, position of the mass at any instant interval of time। हमने क्या कहा था, हमने ये डिफाइन किया था ना, ये mass था हमारे पास और ये x of t था, जो कि मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त फ्री वाइब्रेशन आएगी या फोर्स वाइब्रेशन आएगी तो उस वक्त सिस्टम जो है वो कितना मूव करेगा और इसकी पोजीशन क्या होगी, दैट इज x ऑफ t। और वो क्या होगी, x नॉट इनिशियल पोजीशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, जो कि इनिशियल कंडीशन भी थी इसकी। ठीक है, cos ओमेगा nt प्लस x डॉट नॉट ओवर ओमेगा एन साइन ओमेगा nt। ठीक है, और सिस्टम विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, क्योंकि सिस्टम के अंदर कोई भी डेसिपेटिंग एलिमेंट, अनडैम्प्ड सिस्टम है, कोई भी डेसिपेटिंग एलिमेंट नहीं है, इट विल कीप ऑन वाइब्रेटिंग विद दिस कॉज एंड साइन वेव्स, जो भी आपके पास नेट रिजल्ट उसका आ रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट विल कीप ऑन वाइब्रेटिंग। सही है बेसिकली, इसमें कोई डाई डाउन नहीं है, एम्पलीट्यूड पूरे का पूरा एम्पलीट्यूड आपका सेम है क्योंकि सिस्टम अनडैम्प्ड है। अगर सिस्टम डैम्प्ड होता तो ऑब्वियसली आपको डिकेइंग कर्व नजर आ रही होती। ठीक है ना। बाकी ये सारी चीजें हैं, ये हमें देखने की जरूरत नहीं है ऐसा ऐसी खास कोई। ये टॉर्जनल सिस्टम के लिए है, अगर आपके पास टॉर्क एग्जिस्ट करता हो, कोई एक डिस्क है उसको मैं रोटेट करता हूँ तो टॉर्जन आ जाती है। ठीक है, तो टॉर्जन के अंदर जो आपने बेसिकली आपके पास जो मूवमेंट आ जाता है, क्योंकि टॉर्क है तो फिर मूवमेंट आएगा, और मूवमेंट आएगा तो बेसिकली आपके पास एक्सप्रेशन आएगा। ये बेसिकली ये बिल्कुल इक्वलेंट चल रहा होता है। वहां पे चूंकि हमने mx डबल डॉट कह रहे हैं, यहाँ पे चूंकि रोटेशन है तो x के बजाय हम थीटा के साथ इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैस जो है वो पोलर मूवमेंट ऑफ मैस आ जाएगा जे नॉट के टी। पहले हम जो बेसिकली ट्रांसलेशनल के इस्तेमाल कर रहे थे, अब आपके पास टॉर्जनल के आ जाएगा। ठीक है,
ओमेगा एन टी वैसे ही के ओवर एम है क्योंकि रोटेशनल केस है, ठीक है, टॉर्जनल केस है, तो हम यहाँ पे एम के बजाय जे डॉट का इस्तेमाल करते हैं। इक्विवेलेंट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होता है आपके पास बाय द एंड ऑफ डे। तो यही वाइब्रेशंस अगर आपके पास विस्कस डैम्पिंग आ जाएगी, ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी कुछ इसके साथ, mx डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। इसको जिस वक्त हम सॉल्व करेंगे तो इसका एक लंबा सा लेंथी से सोल्यूशन आएगा। अब ये बेसिकली हमारे पास जीटा आ रहा है। इसमें जीटा क्या है? जीटा इज बेसिकली दी सी ओवर सी सी। सी क्या है? सी इज बेसिकली द डैम्पिंग, विस्कस डैम्पिंग, और सी जो है वो हमारे पास आता है क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। और ये क्रिटिकल डैम्पिंग की एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। अगर आप क्रिटिकल डैम्पिंग को देखो तो क्रिटिकल डैम्पिंग भी बेसिकली के और एम पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर मैं के और एम को फिक्स कर देता हूं तो क्रिटिकल डैम्पिंग भी सिस्टम की फिक्स हो जाती है, और उसके साथ साथ एक और चीज भी फिक्स हो जाती है जो कि जिसको थोड़े पहले मैंने कहा था, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाला सिस्टम, ठीक है। तो दोनों चीजें फिक्स हो जाती है, सी भी फिक्स हो जाती है और ओमेगा एन भी फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो फिर जीटा क्या हुआ? जीटा इज बेसिकली रेशियो ऑफ सी ओवर सी सी। तो ये सी कौन सा सी है? ये सी वो सी है जो आपने सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। ये डिजाइनर वाला सी है, इसका कंट्रोल आपके पास है। आपने डिसाइड करना है कि मुझे सिस्टम को कितना डैम्प करना है, ठीक है, क्योंकि सी भी फिक्स है और ओमेगा एन भी फिक्स है। तो ये सी जो है वो जीटा पे डिपेंडेंट है। जीटा की जो भी रेशियो आप, जीटा इज जनरली लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 0 सम टाइम एज वेल, ठीक है। तो जिस वक्त जीटा लेस देन 1 और इक्वल टू 1 आता है या ग्रेटर देन 1 आता है, तो वहां से आपके पास सी की एक वैल्यू आ रही होती है। वो वैल्यू वो आ रही होती है जो कि आप सिस्टम की डायनामिक्स के लिहाज से एज ए डिजाइनर आप फिक्स करते हो कि मुझे इस सिस्टम के लिए कितना जीटा चाहिए। जिस वक्त जीटा फिक्स कर देते हो, सी भी फिक्स्ड है, जीटा भी फिक्स है, तो वहां से आप सी कैलकुलेट कर देते हो। उस जीटा को अटेन करने के लिए कितना सी आप इंप्लीमेंट करोगे, वो बेसिकली आपकी सिस्टम की डायनामिक्स के ऊपर डिफाइन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली चलता जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो यहां से हम बेसिकली 3 किस्म के केसेस डिफाइन करेंगे जीटा के बेसिस पे। ये केसेस आपने पहले भी पढ़े होंगे। वन इज कॉल्ड ओवर डैम्प्ड, सेकंड वन इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्प्ड, थर्ड वन इज कॉल्ड अंडर डैम्प्ड, ठीक है। जीटा ग्रेटर देन 1, जीटा इक्वल टू 1 और जीटा लेस देन 1। अगर जीटा ग्रेटर देन 1 होगा सिस्टम ओवर डैम्प्ड होगा, अगर जीटा 1 होगा, सीटा क्या है? सी ओवर सी सी है, तो सी विल बिकम इक्वल टू सी सी, तो जीटा 1 हो गया तो सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड हो गया, और सिस्टम अंडर डैम्प्ड हो गया when जीटा इज लेस देन 1, ठीक है। अच्छा, ये तीनों केसेस की ब्यूटी क्या है वो मैं अभी तो आपको बता देता हूँ। ये वाला केस और ये वाला केस, इसमें कभी भी यू विल नॉट गेट एनी ऑसिलेशन, आप कभी भी ऑसिलेटरी मोशन अटेन नहीं करते हो। सिस्टम अपना एक साइकिल भी कंप्लीट नहीं कर पाता और वो डाई डाउन हो जाता है। ये आगे भी देख लेंगे हम लोग चीज। वाहिद केस अंडर डैम्प्ड का होता है जिसमें सिस्टम ऑसिलेट करता है, ठीक है। अगर आपको सिस्टम ऑसिलेट करवाना है, जो कि एक्सेलरोमीटर के केस में या जायरो के केस में या एनर्जी हार्वेस्टर के केस में आपको सिस्टम ऑसिलेट करना चाहिए, तो यू ऑलवेज कीप योर जीटा लेस देन 1, ताकि सिस्टम अंडर डैम्प्ड रहे और रिजल्टिंगली कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब आती है तो वो सिस्टम को ऑसिलेट करवा दे। अगर आप सिस्टम को ओवर डैम्प कर दोगे, अगर सिस्टम को क्रिटिकल डैम्प कर दोगे, तो सिस्टम कभी ऑसिलेट नहीं करेगा, वो जाएगा और जाते के फौरी बाद ही जो ही वापस अपनी इनिशियल कंडीशन में आएगा तो वो वहीं से डाई डाउन हो जाएगा और सिस्टम विल बी स्टेशनरी, ठीक है। अब ये बेसिकली हमारे पास केस है जिसमें हमने जिस वक्त इसको सॉल्व किया, दिस इज द डैम्प्ड ओवर डैम्प्ड केस, C1 e raised to power this and C2 e raised to power this. You are not getting any sort of sinusoidal motion in this one, ठीक है। ये मेरे पास केस आएगा, ये मेरे पास एक वो मैटलैब का कोड है जिसमें इनिशियल पोजीशन वाज 2, जो ही ओवर डैम्प्ड का केस है तो ये ऊपर गया और उसके बाद ये डाई डाउन हो गया,
लाइकवाइज अगर मैं जीटा इक्वल्स टू 1 जो क्रिटिकली डैम्प्ड का केस है उसको करूं, उसके भी सोल्यूशन के अंदर मुझे कहीं पे भी साइन या कॉज नजर नहीं आ रहा। साइन और कॉज का मतलब ये है कि सिस्टम विल हैव द साइनोसॉइडल मोशन और द कॉज मोशन, जो कि इस पर्टिकुलर केस में कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, एक्स नॉट है, एक्स डॉट नॉट है, ओमेगा एन है, ई रेज़ टू पावर माइनस ओमेगा एन टी है, नो साइन और नो कॉज फंक्शन, मीन अगेन सिस्टम विल गो एंड द सिस्टम विल डाई डाउन, नो ऑसिलेशंस। जबकि आपका जो केस है अंडर डैम्प्ड का, उस अंडर डैम्प्ड के केस को जिस वक्त आप सॉल्व करते हो तो बाय द एंड ऑफ द यू गेट दिस सॉर्ट ऑफ इक्वेशन। इसके सॉल्यूशन के अंदर आपको कॉज और साइन वेव्स नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी सिस्टम आपके पास अंडर डैम्प्ड होगा तो उसकी आउटपुट पे आपको हमेशा ऑसिलेशंस मिलेगी। ठीक है, और ये ऑसिलेशन कितना डाई डाउन होगी, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द जीटा वैल्यू। जितना जीटा कम होता चला जाएगा उतनी भी देर से डाई डाउन होगी, एक डाई डाउन जरूर होगी क्योंकि जीटा इज ओवर देयर। ठीक है, तो ये मेरे पास एक नेट वेव आ जाती है जिसको मैं कहता हूं कि ये अब 3 वेव्स एट अ टाइम ड्रॉ हुई हुई है। दिस इज द ओवर डैम्प्ड केस, दिस इज द क्रिटिकली डैम्प्ड केस, और दिस इज द अनडैम्प्ड केस, एंड दिस इज द अंडरडैम्प्ड केस। तो अनडैम्प्ड केस में और अंडरडैम्प्ड केस में दोनों में हमें समहाउ सिनुसाइडल मोशंस मिलती है। अनडैम्प्ड में एम्पलीट्यूड सेम रहता है और ये हमेशा सेम रहता है क्योंकि वहां पे कोई एनर्जी डेसिपेटिंग एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जबकि अंडरडैम्प्ड के केस में यू गेट द ऑसिलेशन, बट वो ऑसिलेशन सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद डाई डाउन हो जाती है। ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकल डैम्प्ड केस में यू कैन सी कि यू आर नॉट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ ऑसिलेशंस। तो भी फर्क क्या हुआ अंडर डैम्प्ड में और क्रिटिकली डैम्प्ड में? कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दिस कर्व एंड दिस कर्व? एनीवन? कुछ समझ में आती है? मुनीब, अहमद, और सो तो नहीं गए? सर इधर ही है। अच्छा, क्या फर्क नजर आ रहा है इस कर्व में और इस कर्व में? अंडर डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड कर्व में क्या फर्क नजर आ रहा है? सर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नहीं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो है ही है, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो इनकी होगी नहीं क्योंकि सिस्टम ऑसिलेट नहीं कर रहा ना। फर्क जनाब सिर्फ ये है कि इस ओवर डैम्प्ड ने इतना टाइम लिया है डाई डाउन होने में एज कंपेयर टू क्रिटिकली डैम्प्ड। मींस कि क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम नीड्स लेसर टाइम टू रिस्टोर इट्स पोजीशन एज कंपेयर टू ओवर डैम्प्ड वन। इसीलिए जितनी गाड़ियां, जितनी कारें आप डिजाइन कर रहे होते हो वो सारी क्रिटिकल डैम्प्ड होती है। जितनी टैंक्स आप डिजाइन कर रहे हो दोज आर ऑल क्रिटिकली डैम्प्ड। ये ना हो कि गोला फायर हुआ है और उसके बाद आधा घंटा लग गया बैरल को सीधे होने में, अपनी इनिशियल पोजीशन में आने में, ताकि अगला गोला फायर हो। इसी तरह कार है, कार हमेशा क्रिटिकली डिजाइन होती है, क्रिटिकल डैम्पिंग, क्योंकि कार अगर एक दफा ऑसिलेशन स्टार्ट कर दे, ठीक है, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दे, तो उसको मिनिमम टाइम के अंदर, किसी खड्डे में लगी है जाके कार, तो कार को खड्डे में लगने के बाद मिनिमम टाइम के अंदर अंदर अपनी इनिशियल पोजीशन को रिस्टोर करना चाहिए कंफर्टेबिलिटी का लेवल मेंटेन करने के लिए। ये ना हो कि अंडर डैम्प्ड है, ठीक है, या ओवर डैम्प्ड है, ठीक है, कि कार खड्डे में लगी है तो कार 10 मिनट जो है वो झूलती रही है और फिर जाकर डाई डाउन हुई है। ठीक है, तो जो रिस्टोरिंग टाइम है क्रिटिकली डैम्प्ड केस में वो हमेशा लेसर होता है एज कंपेयर टू ओवर डैम्प्ड। ये फर्क होता है दोनों के अंदर। ठीक है जनाब, ये बेसिकली समरी है अंडर डैम्प्ड की, क्रिटिकली डैम्प्ड की और ओवर डैम्प्ड की। ठीक है, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड में कोई साइन नहीं नजर आ रहा, यहाँ पे आपको साइन और पॉज नजर आ रहे हैं विच इज शोइंग कि इसकी आउटपुट हमेशा जो होगी वो साइनसाइडल होगी और इन दोनों की आउटपुट जो है वो नॉन हार्मोनिक होगी। ठीक है ना, ये लॉगरिथमिक डेक्रीमेंट है, इसको करने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो कर लेगी बाद में, या मैं बता दूंगा आपको। एनर्जी मेथड, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डेसिपेशन। ठीक है जनाब,
ये बेसिकली हमारे पास आ गया, जो है चैप्टर 2 खत्म हो गया हमारा। ठीक है जनाब, कितना टाइम हो गया मीटिंग को हमारी? It's 1 घंटा 25 मिनट। यस सर। चल बस ठीक है, yes फिर sir. अगले अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे जो है ना, जो है अल्लाह भला करे तुम्हारा चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 के अंदर हम फिर ठीक है सर. देखेंगे कि हमने क्या चीज़ें देखनी है, वो भी हम क्विकली गो थ्रू करेंगे। और उसमें हम बेसिकली देखेंगे वो जो चैप्टर होगा, ये तो बेस थी ना, बेसिक्स थे। ठीक है, वो जो चैप्टर होगा दैट विल बी के जी आप जो एक्सेलरोमीटर की थ्योरी है वो क्या होगी। ठीक है, ये दोनों चैप्टर की बेसिस के ऊपर हम बेसिकली ठीक है सर. उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने कोई असाइनमेंट कर दी है तो एक असाइनमेंट कर लो आप लोग। ठीक है, वो असाइनमेंट बेसिकली यही होगी, बल्कि रहने दो उसको, अब वो आगे हम या ये है कि कर ही लो। ये जो अभी हमने डिस्कस किए है ना चैप्टर 1 और चैप्टर 2, इसमें हमने सिंगल डॉफ, ये चैप्टर 2 जो पूरा डिस्कस किया, सिंगल डॉफ अनडैम्प्ड और सिंगल डॉफ डैम्प्ड। ठीक है, इनका जरा जो मैथमेटिकल वो है ना डेरिवेशंस, वो आप कर लो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका मैथमेटिक्स क्या और किस तरह चलती है चीजें। ठीक है, तो चैप्टर सही। 4 जिस वक्त हम जब चैप्टर 3 जिस वक्त हम स्टडी करेंगे इसका, तो वो फिर हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी उसको क्विकली डिस्कस करने में, और चीज़ें काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है सर. तो नेक्स्ट वीक तक ये, ओके तो ये अनडैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड केसेस को डिटेल मैथमेटिकल पार्ट इसका जो है ना वो आप देख लो। ठीक है, सॉल्व इसको स्टेप बाय सॉल्व करना है ताकि ये समझ आए कि बेसिकली है वो क्या रहा। ठीक है, उसके लिहाज से फिर हम इसको अकॉर्डिंगली ओके डिजाइन सर. कर लेंगे ये नेक्स्ट टाइम राइट सर. चैप्टर 4। बाकी बाकी क्विकली आप अगर एक्सेलरोमीटर को फाइनलाइज करना चाह रहे हो डिज़ाइन को, तो गो फॉर इट, ताकि ये है कि आप फिर उसके लिहाज से हम अपना डिज़ाइन प्लान करें। लाइब्रेरियन को एक ईमेल करके पूछ लो कि जी पेपर डाउनलोड करने का क्या तरीक़ेकार है, किस तरह हमें पेपर्स मिल सकते हैं। ठीक है, अभी यूनिवर्सिटी तक ठीक है एक्सेस सर. नहीं है। ठीक है, ताकि चीज़ें जो है ना उस लिहाज से फिर आगे चले और हम उसको देख लें। ठीक है जनाब। सर। वैसे हाँ आपने जो जायरोस्कोप्स का लेक्चर लेना था वो कब लेना है? यार, जायरोस्कोप का लेक्चर मैं देख रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा अभी तक। वो लेक्चर मैंने देना तो है। ठीक है, तो लेकिन ये है कि अगर तुम लोगों में से कोई है चारों में काम करने के लिए इंटरेस्टेड। सर वैसे एज एन ऑप्शन रखी हुई थी, सेकंड ऑप्शन। अच्छा, वो तो यार हो सकता है टाइम भी लग जाए उसमें तो। चले सही है सर, इतना इशू नहीं ठीक है है। ना, तो बस यही था वो कि वो बेहतर तो यही है कि तुम लोग जो है ना उस पे ना रहो, एक्सेलेरोमीटर्स। उस पे ना रहो, लेकिन तुम लोग गो थ्रू करना शुरू करो। एक्सेलरोमीटर की थ्योरी तो तुम्हें जायरो के केस में भी करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, सही है उसके जी बगैर तो सर. जान नहीं छूटेगी। ठीक है, तो एक्सेलरोमीटर ठीक की है थ्योरी सर. करो, एक्सेलरोमीटर पे काम करो। ठीक है, बाय द एंड ऑफ डे इफ यू थिंक कि जी हमने जायरो पे काम करना है या किसी एक ने जायरो पे काम करना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम स्विच कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम तो है। इस ठीक है सर. पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर जो कोर्स है, उस पर्टिकुलर कोर्स के एज अ प्रोजेक्ट जो है यू कैन गो फॉर दैट जो है ना, ठीक है सर. ठीक है सर. उसके लिहाज से आप देख लें एक्सेलेंट. कि क्या है। ठीक है, तो वो हम एक्सेलरोमीटर इस प्रोजेक्ट के लिए कर लेंगे, और फाइनल का जो हमारा रिसर्च थीसिस होगा वो हम फिर डिसाइड कर लेंगे कि हमने जारो पे करना है या एक्सेलो पे, क्योंकि ये कमोबेश एक ही तरह की चीजें हैं। ठीक है, जारो इज लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द एक्सेलरोस। ठीक है, लेकिन बहरहाल एक्सेलरो की ठीक है थ्योरी सर. क्लियर होना जरूरी है बिफोर गोइंग इनटू द जायरोस्कोप। ठीक है, तो वो आप देख लो, ठीक है सर. और उसकी वजह से ये एडवांटेज हो जाएगा कि चीजें जो है ना वो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो सही अल्लाह है। ताला खैर वाफिक ओके। रखे, फिर इंशाल्लाह इसको अकॉर्डिंगली देखते हैं। ठीक है ना, ओके देन, यस। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ठीक है सर. अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज. अल्लाह। अल्लाह।